सीपी राय सर, अगला सवाल आपसे है। नीतीश कुमार यूपी से लेकर बंगाल तक विपक्ष को एक साथ लाने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन इस विपक्ष में नीतीश से लेकर ममता, केजरीवाल, केसीआर और खड़गे सभी पीएम उम्मीदवार की इच्छा रखते हैं। ऐसे में क्या अगर गठबंधन बनता है तो उसके नेता का चयन कैसे होगा? सुष्मिता, मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, जी। लेकिन मैंने जितना सुना, पहले तो बात यहां से शुरू करना चाहूंगा कि अगर कोई एकता की बात इस बात पर हो रही है कि ईडी है, सीबीआई है, हमारी फाइलें हैं, हम पर मुकदमे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत इनको चुनाव नहीं जिता सकती। अगर ये मुद्दा बन गया, प्रचार ये हो गया पूरे देश में कि ईडी, सीबीआई और तमाम तरह के मुकदमों के डर से इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर हार आज ही इसकी लिख दीजिए और मैं गारंटी कर देता हूं कि ये 100% हार जाएंगे। अब इसका दूसरा पक्ष है, नीतीश कुमार मिलने उनकी और राहुल गांधी की खड़गे साहब की मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात गोपनीय है। नीतीश कुमार उन लोगों में से हैं जो लगातार कह रहे थे, शरद पवार, नीतीश कुमार और तमाम लोग, कई ऐसे हैं जो कह रहे थे कांग्रेस को केंद्र में रखे बिना किसी हालत में भी बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। कांग्रेस में ये तो सच है कि अगर 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिला था तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस को मिला था पिछले चुनाव में। उसके बाद फिर 3 करोड़ उसके नीचे वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग अलग अलग। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सीटें कम जीती है, लेकिन संभवतः 263 या 267 सीट ऐसी है जिस पर ओवरऑल कांग्रेस पार्टी नंबर 2 रही है। जहां पर नंबर 3 भी रही है वहां उसके अलग कारण है। इस तरह की 100 सीटें करीब और निकल आएंगी जो नंबर 3 बहुत थोड़े वोटों से रही, और उसके कुछ दूसरे कारण थे। उसमें कांग्रेस खुद भी अपने आप में कारण थी, कांग्रेस के अंदर की कुछ गतिविधियां और उनके अपने स्वार्थ कुछ लोगों के, उसके कारण थे। मुझे ऐसा लगता है इस सब मुलाकातों का मकसद अंदर क्या तय किया मुझे नहीं मालूम। राजनीति से मेरा संबंध रहा है लंबे समय तक। एक डिबेट हूँ, अभी फोन करता हूँ। मेरा राजनीति में लंबे समय तक संबंध रहा है। मुझे ऐसा लगता है लड़ाई लड़नी चाहिए बेईमानी के खिलाफ। जो अडानी जी का जिक्र भी इन्होंने किया, उनके पास पैसे किसके या उसके उनके जो फायदा मिला वो किन के द्वारा मिला, क्यों मिला, उसके पीछे असली नीयत क्या है, भ्रष्टाचार का, उसका भ्रष्टाचार के सारा मामला गया कहाँ है, कहां पर कौन से टापू खरीदे गए हैं, कितना पैसा किसका मॉरिशस में जमा हुआ है, उसकी बेहद जांच के लिए। जैसे वीपी सिंह कहते थे, हम लोग उनके साथ थे उस समय, जनता दल बन चुका था, वो एक कागज निकाल कर कहते थे ये है राजीव गांधी के खिलाफ मेरे पास सबूत, सरकार बनाइए, 15 दिन में जेल भेज दूंगा और सारे विदेशी खातों के सबूत मेरे पास है, उनका ब्यौरा मेरे पास है। निश्चित तौर पर अगर राहुल गांधी के पास कोई सूचनाएं सटीक है तो अभी तुरंत नहीं, लेकिन चुनाव पास आने पर 6 महीने से उनको वो सटीक सूचनाएं जनता को देना चाहिए। पूरे ठोस तरीके से, पूरे गंभीरता से और पूरे आत्मविश्वास के साथ देश को बताना चाहिए कि जिसको आप ईमानदार समझते हो वो दरअसल क्या है। क्योंकि गब्बर सिंह भी डकैती डालता था, उसके भी कोई बालक और बच्चे नहीं थे। मैं आज ये सवाल पूछ रहा था कई लोगों से कि भाई गब्बर सिंह किसके लिए डकैती डालता था। तो ये भ्रष्टाचार जितने बड़े पैमाने पर इस सरकार में 8-9 साल में पनपा है, बढ़ा है, बड़े पैमाने पर नंबर 2 की मुद्रा क्रिएट हुई है। 2000 रुपए के नोट 90% से ज्यादा अब तक चलन से बाहर हो चुके हैं और रिजर्व बैंक में नहीं पहुंचे। वो किसके पास है? सोने की खरीद बढ़ गई है। मेरे मित्र बहुत सब बड़े समझदार पत्रकार लोग हैं, मैं कुछ इंगित कर देता हूं। सोने की खरीद इस दौरान बहुत बढ़ गई है। वो सोना कहां जा रहा है और थोक में सोना किन लोगों ने खरीदा है। कुछ टापू खरीदने की खबर भी है। एक भागा हुआ बलात्कार के केस में भागा हुआ तथाकथित साधु, उसने तो बकायदा एक देश की घोषणा कर दी है और मानव अधिकार के नाम पर उसने अपने किसी 2-3 लड़कियों को ह्यूमन राइट्स के नाम पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलने के लिए भी भेज दिया था। ये सब जांच के विषय है कि इनके पीछे कौन है और ये सब किसका है। कोई ऐसा तो नहीं कोई राज निर्माण हो रहा है कि कभी अगर लंका जैसी स्थिति आ जाए तो जाकर के कहीं और शरण न लेनी पड़े, बल्कि अपने राज में कहीं पहुंचा जा सके। क्या कहीं कुछ लोगों के ऐसे इरादे भी है क्या? दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि 2 रणनीति पर इन लोगों को काम करना चाहिए, बल्कि 3 रणनीति पर। नंबर 1, बहुत बड़ी बात हमारे पुराने साथी सतपाल मलिक ने कहा है, और वो जो बात सतपाल मलिक ने कहा है वो इशारे में तो उन्होंने तब भी कहा जब वो कश्मीर में थे, उसके बाद कश्मीर से हटने के बाद
हम लोग तो वो सवाल पहले दिन से उठा रहे हैं और गाली खा रहे हैं। जब पुलवामा पर हम लोगों ने शुरू में ही सवाल उठा दिया था कि इस पर हमको शक है, ये किसने कराया, ये आरडीएक्स कहां से आया, तो हम लोगों ने गाली खाई और तत्काल 5-6 पेड़ तोड़ करके उसकी वाहवाही लेकर के पूरा विपक्ष शोक मना रहा था उन 46 सैनिकों के हत्या का। और प्रधानमंत्री जो शूटिंग करा रहे थे अपनी, जो उनका मुख्य शगल है, जो उनका मुख्य शौक है, और अगले दिन बिना 1 मिनट देरी किए वो अपने चुनाव प्रचार पर निकल पड़े थे। मैंने उस दिन लिखा था कि इससे सबक लेना चाहिए, आपका पाला ऐसे लोगों से नहीं पड़ा है जो सेंसिटिव हो, जिनके अंदर कोई भावना हो, ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा है। इनके साथ भी खड़े होंगे तो भी आपको देशद्रोही साबित करेंगे। तो सुष्मिता, 2-3 सवाल है। एक, इस सरकार की चोरी, भारी पैमाने पर बेरोजगारी जो 45 साल से सबसे अधिक है। मनमोहन सिंह की सरकार में 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर हो गए थे। इस सरकार में 28 करोड़ लोग गरीबी की रेखा नीचे चले गए हैं। इतनी बड़ी महंगाई, भारे पैमाने पर लूट, चीन का लगातार एक एक इंच जमीन पर बढ़ते जाना, कब्जा करते जाना, ये अपने आप भारत के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। किसी ने कहा था कि लाल आंख दिखाना चाहिए, उस लाल आंख का सवाल देश की जनता के बीच में उठना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे इस तरह के हैं इस वक्त, जिन मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं को लगातार प्रहार करते रहना चाहिए बिना नागा, और रोज छोटे कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेता तक सबको कुछ मुद्दे छोड़ देने चाहिए चुनाव के 6 महीने के अंदर बोलने के लिए। ये रणनीति होती है। दूसरा, मुझे लगता है कि 2 रणनीति पर काम होना चाहिए। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं प्रदीप भाई कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मेरा भी संबंध है, हमने उनके साथ राजनीति की है। बहुत सारे मुसलमान हमारे दोस्त हैं, लगातार मुलाकात होती है। वो अब ये कहते हैं, बल्कि एक ने तो बहुत मजेदार एक तथ्य कहा। उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा टुल्लू पंप लगा के बैठे हैं कि सिर्फ 1 मंजिल तक पानी फेंकता है, चढ़ना है 3री मंजिल पर तो भाई आखिर ये 1 मंजिल वाले टुल्लू से कैसे काम चलेगा, बड़ी मोटर तो लगानी ही पड़ेगी। तो ये आम आदमी की भाषा और बोलने का तरीका होता है। मुसलमान ये कह रहा है हमने पूरी जिंदगी लगा दी सपा और बसपा के साथ, और पिछले चुनाव में तो हमने झड़ करके गिन गिन के वोट डाल दिया, और फिर भी ये महाराज 125 से ऊपर नहीं बढ़ पाए और अपने साथियों के साथ। इस बार हमने जब से कांग्रेस को छोड़ा है तब से भाजपा मजबूत हुई है। कहीं ना कहीं मुसलमान के मन में सवाल आया है, और मुझे जितने मुसलमान मिलते हैं वो ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी जीते या हारे, इस बार हम लोग 100% वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे। इससे कई लोग घबराए हुए हैं और वो घबरा करके और बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आप लोग 2017 के चुनाव की बात कर रहे थे, मेरे साथियों को याद होगा मुलायम सिंह के दरवाजे पर मैंने एक दिन देश की सारी मीडिया को संबोधित किया था और 2-3 बातें कहा था। उस दिन मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था और मीडिया को बात करते वक्त मैंने कहा था, एक ये कहा था कि जो कलंक आज वर्तमान मुख्यमंत्री के माथे पर लग गया है ये जिंदगी भर कभी छूटने वाला नहीं है। दूसरा, उस दिन ये कहा था लिख करके रख लो, 2017 अगले चुनाव में 50 सीट से ज्यादा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगी, और नहीं मिली थी। मेरे जैसा आदमी जो यही काम करता उसको देख रहा था। इसलिए उस चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से समझौता नहीं किया होता और अलग चुनाव लड़ा होता, मैं गारंटी करता हूं कांग्रेस पार्टी 40, 47, 48 सीट पाई होती। डूबती हुई पार्टी पर बैठ करके कांग्रेस पार्टी भी डूब गई। उसके बाद मायावती के साथ जब समझौता हुआ था, उनके कुछ लोग हमारे जानने वाले हैं, वो गवाह हैं, मैं अखिलेश का परिणाम तो देख रहा था, मायावती को मैं 100 के आसपास सीट देख रहा था, 100-125। लेकिन आप लोग जरा याद करके देखिए, पुराने मायावती को न जाने क्या सूझा, उसने रोज बिना नागा मौलाना लोगों को बैठा बैठा के फतवा जारी कराना शुरू कर दिया। जब 4-5 दिन लगातार हो गया तो मैंने मायावती के एक बहुत विश्वस्त जो मेरी जान पहचान के, उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप लोग, आप 100-125 सीट कम से कम जीतोगे और ये कर रहे हो, आप बर्बाद हो जाओगे और भारतीय जनता पार्टी शूटअप कर जाएगी, आप दोनों बर्बाद हो जाओगे। और वो परिणाम हुआ, मायावती वही बर्बाद हो गई और उसके रिएक्शन में भारतीय जनता पार्टी भूतों न भविष्यते 325 सीट जीत गई थी। खैर वो अपनी जगह चीज है। इस चुनाव में मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों पर ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। इस सरकार के वादे और इस सरकार की नाकामियां लगातार उस पर आक्रामक रहना चाहिए और बिना किसी गलतफहमी के
कांग्रेस पार्टी को अपना चुनाव लड़ना चाहिए। जो उसके पुराने एलायंस उसके साथ चले आ रहे हैं, उनके साथ उस अलायंस को कायम रखना चाहिए। और 75 साल हो गया, अब कम से कम देश को एक दलित प्रधानमंत्री चुन लेना चाहिए। इस नारे पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं नीतीश को डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं। नीतीश भी एक बहुत शानदार उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद के, लेकिन तीसरे मोर्चे के लोगों को एक अलग रणनीति बनानी चाहिए और जातीय जनगणना से लेकर के और पिछड़ा मंडल को जिंदा रखते हुए नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इस दो रणनीति पर अगर चुनाव होगा तो चुनाव कहीं ज्यादा सार्थक होगा। अगर चुनाव मोदी या भाजपा बनाम अखिलेश यादव होगा तो ये देश का चुनाव है, ये देश की प्रतिष्ठा का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। अभी राशिद जहीर साहब ने कहा, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं, उसमें अखिलेश यादव कहीं टिकते नहीं है। तेजस्वी भी सामने अकेले होते तो कहीं नहीं टिकते, वहां नीतीश टिकते हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही टिकेगी। उनको अखिलेश सहारा दे सकते हैं, लेकिन अखिलेश ये चाहेंगे कि मैं उसका मुख्य चेहरा बन करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा दूंगा, तो आप देख लेना ये बहुत गलत रणनीति साबित होगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी संख्या में सीटें जीत जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए चुनाव लड़ना चाहिए, दलित प्रधानमंत्री के सवाल पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो सुधा, तुमने एक सवाल पूछा था, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा? प्रधानमंत्री के कई चेहरे हैं। मैं इसको संविधान विरोधी बात मानता हूं। भारत के संविधान में लिखा है, भारत के संविधान में जनता सांसद चुनती है, प्रधानमंत्री नहीं चुनती। भारत के संविधान में लिखा है, बहुमत वाले दल का नेता प्रधानमंत्री होगा, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, या जिसको ज्यादा सांसदों का बहुमत हासिल होगा उनको उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बहस बेमानी है, गैर लोकतांत्रिक है और गैर संवैधानिक है। सांसद जब चुन के आ जाएंगे, उस वक्त जिनके पक्ष में ज्यादा बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। मुझे लगता है ये रणनीति ज्यादा बेहतर होगी। हाँ, कंट्रडिक्शन यहां हो रहा है। मैंने कहा कि ये कह देना चाहिए राहुल गांधी को कि 75 साल हो गया, आप तो कम से कम दलित को एक प्रधानमंत्री चुन लेना चाहिए दलित में से। ये एक अलग मुद्दा है, ये प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, ये एक मुद्दा है, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। और इस सामाजिक न्याय के मुद्दे की धार, अगर मेरी कही गई बात ये हो गई तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, प्रदीप जी जैसे सीनियर पत्रकार यही है, अरविंद सिंह हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, कम से कम 35-40 साल पुराने यही है। आप सब लोग इसका बड़ा परिणाम अगले चुनाव में जरूर देखेंगे।